तो अब हम लोगों की जो चर्चा होगी वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए किसी भी चीज़ की पावर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए दो लड़कों की ताकत को अगर हमको चेक करना हो कि भैया इन दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है, नहीं उनको आपस में लड़ाना नहीं है, नहीं तो फिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा ना, मुँह हाथ टूटेगा। तो उसके लिए एक तीसरे चीज़ का उपयोग करिए ना। एक मतलब आप 4-5 ठो रॉड रखिए, एक पतला एक उससे मोटा एक उससे मोटा, और दोनों को बोलिए कि भैया इस रॉड को मोड़ करके दिखाओ। तो उनमें से जो लड़का मोटे वाले रॉड को जितना ज़्यादा मोड़ देगा, जितना ज़्यादा बेंड कर देगा, हम बोलेंगे भैया इसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। तो उसी तरह से लेंस की क्षमता भी उसी तरह से काउंट की जाती है कि जैसे हमारे पास 3 लेंस, मान लीजिए हमारे पास उत्तल लेंस है और 3 उत्तल लेंस है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि तीनों से किसकी क्षमता ज़्यादा है। तो तीनों पर आप क्या करिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित कराइए। ठीक, तो जो लेंस प्रकाश की किरण को, अगर उत्तल लेंस है तो जो उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को जितना ज़्यादा अक्ष की तरफ मोड़ देगा, हम कहेंगे भैया इसकी क्षमता उतनी ही। अगर अवतल लेंस है तो जो अवतल लेंस प्रकाश की किरण को अक्ष से जितना ज़्यादा दूर हटा देगा, हम कहेंगे उस अवतल लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक है। तो आप देखो, जैसे मान लो हमारे पास उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस पर हमने जो है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराया। ठीक, हम 3 फोकस बना रहे हैं, एक नज़दीक, एक उससे दूर और एक उससे दूर। आप देखिएगा जिसकी फोकस दूरी कम, अब देखिए जाना क्या था, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपको इस तरह से मतलब एक ही फिगर में हम 3 लेंस की पोजीशन बना रहे हैं कि जैसे एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी सबसे कम है, दूसरे की उससे ज़्यादा है, तीसरे की, और तीनों पर हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराया। तो जिसकी फोकस दूरी सबसे कम है वो देखिए प्रकाश की किरण को यहाँ मिलाएगा, दूसरे वाले की फोकस दूरी उससे ज़्यादा है तो वो प्रकाश की किरण को यहाँ मिलाएगा, और तीसरे वाले की फोकस दूरी उससे भी ज़्यादा है तो प्रकाश की किरण को यहाँ मिलाएगा ना। अब आप खुद ही देख करके ये बताओ कि जिसकी फोकस दूरी सबसे कम है वो प्रकाश की किरण को ज़्यादा अक्ष की तरफ मोड़ रहा है, या जिसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा है वो। तो भाई सीधी बात है, जिसकी फोकस दूरी सबसे कम है वही देखिए प्रकाश किरण को सबसे ज़्यादा अक्ष की तरफ मोड़ दिया, और जिसकी फोकस दूरी सबसे कम है वो, तो किसकी क्षमता ज़्यादा हुई, कम फोकस दूरी वाले की कि ज़्यादा की। तो कहने का मतलब ये होगा कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम उसकी क्षमता उतनी ही। इसका मतलब लेंस की क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहीं से लेंस की क्षमता को ये लोग डिफाइन कर देते हैं कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, तो P = हो गया 1/f। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की फोकस दूरी अगर आप मीटर में लेते हैं, लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? अब आप जानते हो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस में होती है। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी भी माइनस में। इसीलिए जिन लोगों के आँखों में निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर वाली नहीं दिखाई देती हैं, तो उनके मतलब चश्मे में जो लेंस उपयोग में लाते हैं हम लोग, वो होता है अवतल लेंस। इसीलिए आप देखोगे उनका जो आँख टेस्ट होता है, तो जो लेंस लगाते हैं वो उसकी क्षमता देखेंगे तो लिखा रहता है -0.25 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर। मतलब जितनी ज़्यादा क्षमता माइनस में होती जा रही है, समझ जाइए कि आपके आँख से
किसी वस्तु के देखने की दूरी घटती जा रही है ना, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर जो है ये लेंस की क्षमता क्या होती है आप समझ गए। अब किसी द्रव में डुबाने पर, किसी द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी व क्षमता पर प्रभाव कि अगर हम किसी द्रव में अगर हम लेंस को डुबा दें तो लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए देखिए हम लोग सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूले पे आएंगे। तो हमारा लेंस मेकर फार्मूला है 1/f = 1n2 - 1 1/r1 - 1/r2। इसमें देखिए 3 केसेस बनेंगे। पहला केस ये होगा कि जिस द्रव में हमने लेंस को डुबाया उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। जैसे कि कांच का लेंस है और उसको हमने डुबा दिया जल में। ठीक, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए हमने लेंस लिया, इस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है n2, और इसको हमने जिस द्रव में डुबाया उस द्रव का अपवर्तनांक क्या है n1 है। तो देखिए ये जो चीजें हैं 1/r1 - 1/r2, ये तो दूरियां हैं ना। तो दूरी का आप जो है द्रव में डुबा रहे हो कि कहाँ रख रहे हो, वो लेंस के ध्रुव से, मतलब लेंस 2 गोली पृष्ठों से मिलकर बना है। तो किसी एक गोली पृष्ठ के ध्रुव से उसके केंद्र की दूरी और दूसरे वाले पृष्ठ से उसके केंद्र की दूरी r1 r2 है। तो दूरियों पर माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं अपवर्तनांक पे। तो अपवर्तनांक है हमारा, देखिए अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि भैया n2 जो है वो n1 से बड़ा है। भाई ये कांच है, ये जल है, तो कांच का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में अगर आप ध्यान दीजिए तो 1n2 जब आप निकालोगे तो 1n2 का मतलब हुआ n2/n1। क्या हुआ, अब ये पता है कि n2 का मान n1 से ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि n2/n1 जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। अब n2/n1 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा होने का मतलब ये हो गया कि इसमें से जब 1 को घटाएंगे तो ये प्लस में आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि भैया 1n2 - 1 तो धनात्मक होगा। मतलब इस स्थिति में हमको क्या मिला कि 1n2 - 1 इज ग्रेटर देन 0, प्लस में। प्लस में आने का मतलब हो गया कि भैया लेंस की प्रकृति जो है वही रहेगी। मतलब अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल लेंस है तो उसके प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जरा फोकस दूरी पे देखा जाए क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखो n2 का मान 1 से बड़ा है, n1 का मान भी 1 से बड़ा है। भाई अपवर्तनांक जो होता है ना, निर्वात के लिए 1 होता है, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1, और वायु का भी लगभग 1 माना जाता है। इसके अलावा जितने भी माध्यम लेंगे उनका निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको 1 से बड़ा ही मिल रहा है। ठीक, तो भैया ये भी 1 से बड़ा और ये भी 1 से बड़ा। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए अभी सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप किसी संख्या में 1 से बड़ी संख्या से भाग दे दीजिए तो जो भागफल आएगा वो जिस संख्या में आपने भाग दिया था उससे छोटा आएगा। देखिए ऐसे मान लीजिए आपने 4 में भाग दिया 2 से, 2 देखिए 1 से बड़ा है ना, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो ये जो भागफल आया 2 आया ना, 2 ये अंश से छोटा होगा। लेकिन अगर आपने किसी संख्या में 1 से छोटी संख्या से भाग दे दिया, जैसे 0.2 से भाग दिए होते, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, जो कि 4 से। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि अगर हम किसी संख्या में 1 से बड़ी संख्या से भाग देते हैं
तो जो भागफल आता है वो जिसमें आपने भाग दिया था उससे कम हो जाता है। और अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो 1 से छोटा है तो जो भागफल आएगा जिसमें भाग दिया था उससे, तो ये जो n2/n1 आएगा ये हमारा लेस देन हो जाएगा, यही वाली बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक आएगा हमारा वो n2 से, कहानी आपको समझ में आ रही है? तो अब आप यहां पर देखें 1/f जो है ये इसके बराबर है, तो f जो होगा ये समानुपाती हो जाएगा 1/1n2 - 1 आएगा ना। तो अब आप यहां पर ये देख रहे हो कि 1n2 का मान जो होगा, किसका मान, यह पहले जो हमारा माध्यम था मतलब जिसका अपवर्तनांक क्या था n2 था, तो n2 की अपेक्षा 1n2 का मान क्या हो गया, घट गया। तो भैया 1n2 का मान अगर घट गया तो ये फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब फोकस दूरी बढ़ गया तो क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर आपने लेंस को किसी ऐसे माध्यम में डुबा दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम था, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और क्षमता क्या होगा, घट जाएगा। नंबर 1। दूसरे पे आइए, मतलब हम आपके समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि यहां पर जो होगा लिक्विड में जो फोकस दूरी होगी वो एयर वाले फोकस दूरी से ज़्यादा हो जाएगी और लिक्विड में जो क्षमता होगा वो एयर वाली क्षमता से कम हो जाएगा। दूसरा केस है कि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान हो गया, मतलब जिस द्रव में हमने डुबाया उस द्रव का अपवर्तनांक और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक समान हो गया। तो समान हो जाने का मतलब ये हो गया कि भैया 1n2 का मान जो होगा वो n2/n1 और ये आ गया 1 के बराबर, 1 के बराबर आ गया। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो फोकस दूरी जो है आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये अगर 0 हो गया तो 1/f का मान 0 हो जाएगा। भाई यहाँ रखोगे 1 - 1 0 होगा ना, तो 1/f 0 मतलब f का मान आ गया अनंत। मतलब लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ये कैसा लेंस है भाई, ये ऐसा लेंस बन गया जो प्रकाश की किरण को न तो अक्ष की तरफ मोड़ेगा ना अक्ष से दूर हटाएगा। मतलब जिस दिशा में प्रकाश की किरण आपतित होगी उसी दिशा में निर्गत भी हो जाएगी। समझ गए बात आप? तो कहा जाएगा कि इस केस में हमारा लेंस जो है वो कांच के एक समतल प्लेट के समान व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? कांच का जो समतल प्लेट होता है ना वो इस तरह से होता है, जैसे ये हुआ, ऐसे बना सकते हैं या फिर आप ऐसे बनाइए। भाई आपने ये कहा कि जो लेंस बीच में पतले किनारे पे मोटे होते हैं वो अवतल लेंस, जो लेंस बीच में मोटे किनारों पर पतले वो उत्तल लेंस, और ऐसे लेंस जो हर जगह उनकी मतलब मोटाई समान रहती है वो अब लेंस नहीं रह गए, वो एक कांच का जो है समतल, ये कांच का एक प्लेट हो गया। मतलब ये प्रकाश की किरण को ना तो अक्ष की तरफ मोड़ेगा ना अक्ष से दूर हटाएगा। तो जो हम लोग धूप वाले चश्मे लगाते हैं वो धूप वाले चश्मे जिनके आँख में कोई पावर नहीं है उनके लिए इस तरह का जो है लेंस इस्तेमाल होता है। लेंस मत बोलिए, इसको सीधा बोल दीजिए कांच का एक वक्राकार पृष्ठ है, यही कहेंगे आप। तो ये जो है धूप वाले चश्मे में यूज होता है इस तरह का। इसकी क्षमता 0 होगी और फोकस दूरी इसका अनंत होगा। तीसरा केस हो गया कि अगर मान लीजिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जो जिस द्रव में हमने डुबाया उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो जाए। कहानी समझ में आई? तो इस केस में आप देखिए क्या होगा। इस केस में n2/n1 जो होगा, आप इधर n2 लिख लो, तो n2/n1 < 1 हो जाएगा, 1 से छोटा।
मतलब ये हो गया कि 1 और 2 का मान 1 से छोटा हो जाएगा। तो ए महानात्मा, एक लपड़ लगाएंगे और समझने की बजाय कापी किताब पलट रहा है। तो 1 और 2 क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि जो फोकस, अब देखिए ये आपका 1 से छोटा हो गया, तो अब इस केस में 1 और 2 -1 जब निकालोगे, ठीक, तो अब जो है ये लेस देन 0 हो जाएगा। भैया ये दशमलव में है, जैसे 0.8, 0.9, इसमें से 1 को घटाया तो हो गया माइनस में, और माइनस में हो जाने का मतलब 0 से छोटा हो गया ना, मतलब ऋणात्मक आ गया। और ऋणात्मक में आने का मतलब ये हो गया कि वैसे तो हम जानते हैं कि भैया उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, लेकिन इसकी वजह से वो फोकस दूरी क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो उत्तल लेंस बदल गया अवतल में, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो उत्तल लेंस बन गया। मतलब लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है, मतलब इस केस में लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। तो ये आपने, ये सब एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि अगर हम किसी लेंस को ऐसे माध्यम में डुबाएं जिसका अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक से कम है, ज़्यादा है या बराबर है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर ये एक नंबर में आ सकता है कि भाई अगर लेंस के दोनों तरफ, अगर किस स्थिति में लेंस का दोनों फोकस दूरी समान होगा, तो जब दोनों तरफ का माध्यम समान हो। तो ये सब एक, देखो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा फंसाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एकदम बेसिक से बनाता है। आपने क्लास में लेक्चर सुना तो ध्यान से सुना कि नहीं सुना, भाई पूरी किताब आपको नहीं ना छपवा दी जाएगी, तो आपको समझाया जाता है, तो आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान में रख रहे हैं कि नहीं, उसी पर बेस्ड जो है, जो नहीं होता है बुक में देखोगे बोधात्मक प्रश्न, तो बोधात्मक प्रश्न का मतलब वही बुद्धि पर आधारित कि आपको थ्योरी समझाई गई, समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। अब वो उसको देखो, वो क्वेश्चन पूछा हमसे, और जब उसको डिटेल में समझाने लगे तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, समझ गए। तो वो अपना सोचा कि अब समझने से क्या फ़ायदा, अब जो है अब हेरे ओहर करके टाइम बिता लो। अब उसके लिए सही क्या था मालूम है, जो एग्जैक्ट निष्कर्ष आया था बस हम वही उसको बता देते। हम बोल देते कि देखो यार, लेंस को जब आप डुबाओगे ऐसे द्रव में जिसका अपर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपर्तनांक से कम है, तो इसका रिजल्ट क्या आया कि भैया फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। एकदम खुश हो जाता हो, एक लाइन चाहिए था उसको, लेकिन कैसे आया उससे मतलब नहीं, वो साइंटिस्ट लाइक लड़का नहीं है, वो रट्टू वाला लड़का है, सरकारी नौकरी वाला। सरकारी नौकरी पाना हो तो रटते रहो सुबह से शाम तक कि इतिहास में क्या हुआ, भूगोल में क्या हुआ। आप जानते हैं, मतलब आप इंजीनियरिंग करें, कोई भी आप कोर्स करके आएँ, लेकिन आप जब गवर्नमेंट जॉब को करने जाएंगे तो वहाँ पर भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी, जिसका कि आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके सब्जेक्ट ज़बरदस्ती हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़वाएंगे आपको। भाई हम अगर बीटेक करके आए हैं, आप हमसे इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन करो ना, हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमसे साइंस से संबंधित क्वेश्चन करो। लेकिन आप किसी भी एक्सट्रीम से पढ़ाई करके आए हों, जब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो भैया उनका एक पेपर जनरल नॉलेज का हो नहीं होगा। यही सब फालतू का काम इंडिया में होता है, इसीलिए सरकारी नौकरी को लगाओ किनारे और जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्वाइन करो, जिसमें कि यहाँ पर सैलरी आपको ज़िंदगी भर इंतज़ार करेंगे कि कौन सा वेतन आयोग लागू होगा कि मेरा सैलरी बढ़ेगा। और वहाँ पर क्या है कि भैया अगर आप एक क्षमतावान व्यक्ति हैं, इस साल सैलरी 1 लाख रुपए, अगले साल सैलरी सीधे 2 लाख रुपए, इतना तेज़ बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको व्यक्ति की क्षमता समझ में आती है कि भैया ये अगर हमारी फैक्ट्री में है, ये हमारे अगर हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे कंपनी को भी बहुत आगे ले जाएगा, इसको भागने नहीं देना है, दो इसको जितना, भाई इसको देंगे तभी तो। भाई देखिए, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, वो अपने दिमाग वाले कर्मचारियों की ही वजह से आगे बढ़ता है। तो आप अगर भैया उनको, अच्छे अच्छे लोगों को आपने अपने साथ जोड़ लिया, वो आपको दिमाग देंगे, सर ऐसे करिए तो कंपनी और तेज़ भागेगी, अगर ये करिए तो ये और अच्छा होगा, आने वाला समय इसका है, इसको हटाइए, इसको पकड़िए। भाई एक समय था कि जब मोबाइल मार्केट में आया तो
17,000 18,000 का मोबाइल मिलता था, वो बड़ा बड़ा जो वाकी टाकी की तरह, समझ गए। और उस समय जब लोग मोबाइल रखते थे तो उस समय इनकमिंग का भी चार्ज लगता था, आउटगोइंग का भी लगता था। आप समझिए कि शुरुआत में, अच्छा, अब उस समय मोबाइल रखना एक जो है स्टेटस सिंबल था कि अगर आप मोबाइल रखे हुए हैं तो बातचीत तो कम करेंगे, दिखाएंगे ज़्यादा कि मेरे पास मोबाइल है। क्यों? क्योंकि बात करने की औकात थी नहीं। रियलिटी बता रहे हैं। उसका वही कहानी था कि हाथी खरीदना मुश्किल नहीं है, उसको पालना बड़ा मुश्किल है। सेम वही चीज़ वहाँ पे था कि मोबाइल खरीद तो लिए, एक बार आपने 15-16 हज़ार का खरीद लिया, लेकिन वो जो मंथली बिल आता था वो इतना कॉस्टली होता था कि लोगों की हालत ख़राब हो जाती। तो कोई अगर फ़ोन भी करे ना तो फ़ोनवा रिसीव नहीं करते थे सब, फ़ोन काट दें, उसके बाद जाते थे पीसीओ पे, एसटीडी पीसीओ वाला, कहानी याद होगा अगर आप छोड़, वहाँ से जाके फ़ोन लगाते थे और बतियाते थे सब, ये स्थिति होती थी। तो भैया यहाँ पर दूरगामी सोच किसकी थी? धीरू भाई अंबानी की, कि भैया ये आने वाला समय इसी का है। और उस व्यक्ति ने ये देखा कि भैया इस तरह तो सब यूज करेंगे नहीं, तो उसने क्या किया कि भैया बांट दो मोबाइल। पहले मछली के लिए कांटे में चारा लगाओ अपने पॉकेट से, आज जब मछली फंसेगी तो खींच के पूरा बाहर निकाल लेंगे। उसने हर आदमी को मोबाइल बांट दिया और कहा क्या कि भैया आप लोग मोबाइल रख लो, जो मंथली बिल आएगी उस बिल में से इतना हम और आपसे जोड़ करके ले लेंगे इस मोबाइल का चार्ज, ठीक। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम उस समय मोबाइल लिए थे, इसका 6,500 या 7,000 वाला पड़ा था। उस ज़माने में हमारा पोस्ट पेड का मंथली बिल आता था 550-600 रुपये महीने, और आज से आप समझ लीजिए कि 15-16 साल पहले 600 रुपया बिल अगर मंथली आता होगा तो मायने रखता था। सोचिए, तो उसने बांट तो दिया फ्री में, लेकिन जब वसूली शुरू की तो कंपनी आज कहाँ से कहाँ रिलायंस पहुँच गई, आप अपने आंखों से देख रहे हो। वो सब वही मोबाइल की ही देना। तो यही होता है दूरगामी सोच, आने वाला समय किसका है, और उसी की ना देन है कि आज रिक्शा चलाने वाला भी लुंगी में उमेट के एक मोबाइल रखे रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये है समय समय की बात। तो इसीलिए आप जितने क्रिएटिव रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने क्षमता का उपयोग करोगे, आपको जो व्यक्ति रखेगा अपने यहाँ काम के लिए वो आपका उपयोग करेगा, और उसकी कंपनी जब ज़बरदस्त कमाएगी तो आपको भी उसमें से देगा। यहाँ सरकारी नौकरी में क्या होता है कि एक बार घुस गए तो अपनी बपौती हो गई, उसके पहले खूब मेहनत करेंगे सब, आज जब सरकारी नौकरी में चले गए तो मेहनत करना बंद। तो इसीलिए वो नकारा हो जाते हैं। और प्राइवेट में जो रहते हैं वो कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं, वो और सीखते हैं, और ज़्यादा उनमें प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ती जाती है। इसीलिए देखते नहीं, प्राइवेट कंपनी वाले जो है जनरली ऐसे ही लोगों को लेने का प्रयास करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब चीज़ें आदत डालिए अपने आप को जो है क्रिएटिव बनाने का, अपनी क्षमता को बढ़ाने का। जितना ज़्यादा आप सक्रिय रहेंगे उतना आप प्रोडक्टिव रहेंगे, है कि नहीं?